electrochemistry which deals with the relation between electric current and the chemical changes is known as electrochemistry, right? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम पर जो हम छोटी क्लासें पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं यही पढ़ते थे कि किसी सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन हमने लिया और उसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स डाली, करंट पास करने पर कुछ गैसेस, कुछ प्रोडक्ट मिल रहे थे, उन्हें हम प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कह रहे थे, राइट? तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि अगर किसी एक्वस सॉल्यूशन में या नॉन एक्वस लिक्विड्स में अगर हम करंट पास कर रहे हैं तो क्या क्या चेंजेस आएंगे और कैथोड एनोड पर क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, दिस इज अवर टॉपिक। सो जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। बिफोर दिस टॉपिक यू मस्ट लर्न अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ई नॉट वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमें आना चाहिए क्या होता है, देन ओनली यू कैन प्रोसीड टू द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मैं सबसे पहले फैक्टर्स की बात करता हूं जो अफेक्ट करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स जो इफेक्ट करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को। एक बार फिर से पहले डिस्कस करें कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है क्या, तो ध्यान रखिएगा इस समय हम जिन सेल की बात कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। केमिकल सेल में केमिकल रिएक्शन से करंट प्रोड्यूस कर रहे थे, यहां करंट की हेल्प से हम केमिकल चेंजेस ला रहे हैं और उससे मिलने वाले चेंजेस का कैथोड एनोड पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। एंड एज वी नो एनोड और कैथोड की हम बातें कर रहे हैं, तो एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव होगी इसमें, यानी कि जितने भी कैटायंस होंगे वो कैथोड की तरफ जाने वाले हैं और जितने भी एनायंस होंगे वो एनोड की तरफ जाने वाले हैं इस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के टॉपिक में। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं NaCl एक्वस की, तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा पता चला है कि Na++ इलेक्ट्रॉन्स से Na मिल जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि पानी में हाइड्रोजन भी होता है तो हाइड्रोजन भी मिल सकता था, ये कैथोड पे होने वाली रिएक्शन से, तो प्रोडक्ट या तो सोडियम मिलेगा या हाइड्रोजन मिलेगा। दिस इज अवर पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन जो अभी अपन डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग में। साथ ही अगर हम कैथोड की रिएक्शन की बात करें तो Cl अवेलेबल था, वो Cl2 में कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहिए, या पानी में OH भी अवेलेबल होता है तो वो H2O+ हाफ O2+ इलेक्ट्रॉन में रिलीज होना चाहिए, ऐसा अपन इमेजिन कर सकते हैं। सो अलग अलग प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चले कि कौन से सॉल्यूशन के केस में, कौन से इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के केस में कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, विच प्रोडक्ट विल गेट आफ्टर दिस, ये हम डिस्कस करें प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में। है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट आपने कौन सा लिया है इसी पे डिपेंड करने वाला है। डेफिनेटली जब आप मान लीजिए यू आर प्लांटिंग wheat, then you will get wheat out of it. You cannot obtain by sowing wheat seeds, you cannot obtain apple. Similarly, जो इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है वही इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स कैथोड और एनोड पर हमें मिलने वाले हैं। सेकेंडली, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे भी डिपेंड करता है ये कि कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, कैसे करेगा, अभी अपन को वन बाय वन विल डिस्कस। इट इज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ करंट पे भी डिपेंड करता है, कितनी देर तक, कितने टाइम तक आप चार्ज सप्लाई कर रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करने वाला है। एंड साथ में नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करता है। ये फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को अफेक्ट करेंगे। कैसे कैसे करेंगे इसके लिए हम एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल देखते चलते। सपोज हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं NaCl एक्वस का विच इज इन डाइल्यूट स्टेट। हम फर्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं डाइल्यूट NaCl का। इसमें देखिए सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कैथोड पे कौन सी रिएक्शंस होंगी और एनोड पर कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती है। तो कैथोड पर कौन आएगा, कैटायन आएगा, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, तो Na++ इलेक्ट्रॉन गिव सोडियम आ सकता है, और यहां पर हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन भी गैस के फॉर्मेट में आ सकता है। अब प्रोडक्ट नेचर पे डिपेंड कर रहा है, जैसे आपको बोला था। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि ई नॉट वैल्यूज जो हैं, जो शीट से वैल्यूज ऑब्टेन की थी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज, वो डिसाइड करेगी कि सच में होगा क्या। आप जानते हैं क्योंकि हमने पानी ले रखा है तो वाटर में सोडियम कैन नॉट एग्जिस्ट, वो तुरंत पानी से रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन ही देने वाला है। इसका मतलब इस समय प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस सोडियम नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने एक्वस सॉल्यूशन ले रखा है तो हमें सिर्फ हाइड्रोजन मिलना चाहिए। केस 2 अपन डिस्कस करते हैं। एनोड पर क्या होगा, एनोड पर देखिएगा Cl2 मिलना चाहिए along with the removal of electron,
और साथ में क्योंकि पानी लिया हुआ है आपने, वाटर का नेक्स्ट पार्ट जो रिमेनिंग पार्ट है वो OH है, तो OH में भी हमें ऐसा कुछ होना चाहिए, वी शुड गेट H2 प्लस O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा भी कुछ होना चाहिए। अगर आप E नॉट वैल्यूज देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें O2 मिलना चाहिए था। माइंडेड एक नई चीज सीख रहे हैं यहां पर अपन। अगर E नॉट वैल्यूज के बेस पर देखेंगे तो एनोड पर E नॉट वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमें O2 मिलना चाहिए था, लेकिन O2 के लिए पोटेंशियल बहुत ज्यादा चाहिए होता है। थ्योरेटिकली हम E नॉट वैल्यू देखें तो ऐसा लगेगा कि इसका O2 मिलना चाहिए, लेकिन ओवर पोटेंशियल एक टर्म सीखना है या डिस्चार्ज पोटेंशियल एक टर्म सीखना है, इसका ओवर पोटेंशियल या डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होता है, इसलिए क्लोरीन जल्दी रिलीज हो जाता है। तो बिल्कुल क्लियर रखिएगा, अगर NaCl एक्वस लिया है तो क्लोरीन मिलना चाहिए था और O2 नहीं मिल पाएगा। अगर हमने NaCl एक्वस लिया है तो ध्यान रखिएगा, डाइल्यूट अभी नहीं डिस्कस करते, सेकंड केस में डिस्कस करते हैं NaCl एक्वस के केस में। अगर हमने डाइल्यूट NaCl लिया है तो क्या होगा, तो देखिए कैथोड की रिएक्शन तो फिर वही सेम रहने वाली है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि NaCl का कोई रोल ही नहीं था, हमें हाइड्रोजन नहीं मिल रही थी। लेकिन एनोड के केस में प्रैक्टिकली तो मिलना चाहिए था Cl2, क्योंकि उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ओवर पोटेंशियल कम है, ज्यादा करंट नहीं देना पड़ रहा है उसके लिए। लेकिन क्योंकि वो बहुत कम अमाउंट में है तो इनिशियली जितना वेरी वेरी डाइल्यूट कंडीशन में लिया हुआ आपने जो सॉल्यूशन है, जो थोड़ा बहुत मिलना होगा वो Cl2 हट जाएगा थोड़ी देर में, फिर बचने वाला जो आयन होगा वो सिर्फ OH ही होगा। इन दैट केस हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलने वाला है, विल गेट ओनली वाटर प्लस ऑक्सीजन आउट ऑफ इट। तो आई रिपीट, अगर NaCl का ब्राइन सॉल्यूशन लिया है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया है तो मिलेगा H2 एंड Cl2। और अगर डाइल्यूट NaCl लिया हुआ है, यानी कि बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में है, तो मिलेगा कौन सा, कैथोड पर तो मिलने वाला है वही H2 और एनोड पर मिलने वाला है O2, क्योंकि Cl बहुत कम था। लेकिन NaCl डाइल्यूट में NaCl ने आयनाइजेशन ऑफ वाटर का रोल प्ले किया। थर्ड केस इसमें हम बात कर रहे हैं NaCl मॉल्टन ले ले तो क्या होगा, यानी कि पानी लिया ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। व्हाट विल हैपन, कैथोड पर रिडक्शन से क्या मिलने वाला है हमें, विल गेट सोडियम, और एनोड पर हमें नॉर्मल रिएक्शन Cl से मिलने वाला है Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से ये नॉर्मल कंडीशन है जो NaCl मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो Na और Cl मिलेगा, और जनरली इसके लिए हम मरकरी एज लिक्विड मर्करी जो होता है उसको एज ए इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, जिससे सोडियम उसमें घुल जाए, पानी नहीं लेना है उस कंडीशन में। तो तीन केसेस समझ में आ गए हैं, NaCl यानी ब्राइन, इसको हम ब्राइन भी कह देते हैं, यानी कि कंसंट्रेटेड, एंड डाइल्यूट यानी कि बहुत थोड़ा सा मिला हुआ, और NaCl प्योर। तीन केसेस डिस्कस किए हमने। वन मोर एग्जांपल, इस बार हम बात कर रहे हैं कॉपर क्लोराइड एक्वस की। तो कैथोड पर कौन कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, कौन कौन कंपटीशन में है। इट इज वेरी क्लियर कि कॉपर 2 प्लस आ रहा है, एक तो नजर सीधा सीधा, और साथ में हाइड्रोजन भी। कहां से आया H प्लस, क्योंकि वाटर में लिया हुआ है पूरा प्रोसेस। यहां पर नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड PT ली हुई है, इसलिए हम ऐसी बात कर रहे हैं। तो अभी हमें मिल जाना चाहिए H2। सो देयर आर टू कॉम्पिटिटर्स हियर, कॉपर 2 प्लस एंड H प्लस। याद रखना है, एकदम सिंपल से एक रूल सीख लेते हैं इन सभी क्वेश्चंस के लिए। कैथोड पर जिसकी E नॉट वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव है वो प्रेफरेबली रिड्यूस होगा। जैसे कॉपर में यहां पर इसकी वैल्यू 0.34 होती है, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से वैल्यू देखिएगा, और हाइड्रोजन के लिए 0 होती है। तो 100% कॉपर को प्रायोरिटी देनी है, उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होगा। उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा और पोटेंशियल ज्यादा नहीं होगा, इसलिए वो डिस्चार्ज इजीली हो जाएगा। और एनोड के लिए सीख लेना है क्या है प्रोसेस, क्या है रूल, E नॉट की वैल्यू जितनी कम होगी उसको प्रेफरेंस देनी है, वो पहले डिस्प्लेस होगा एनोड पर। देखिएगा एनोड पर अब दो कॉम्पिटिटर है अगेन, Cl माइनस गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एंड वही OH माइनस चेंजिंग टू H2O प्लस O2 हाफ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड सेम कंडीशन अप्लाइड हियर। E नॉट वैल्यूज के अकॉर्डिंग तो OH रिड्यूस होना चाहिए था, O2 होना चाहिए था, लेकिन इसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, जो करंट चाहिए होता है, बहुत लंबे टाइम तक चाहिए होता है। तो जैसा मैं बोल रहा था, नेचर पे डिपेंड करता है और अमाउंट ऑफ करंट पे भी डिपेंड करता है। तो इसलिए इसका ओवर पोटेंशियल ज्यादा होने के कारण, सेम प्रोसेस सेम रीजन, ज्यादा होने के कारण Cl2 ही मिलेगा प्रेफरेबली। सो दिस इज ओके। कौन कौन से
फैक्टर्स डिपेंड कर रहे थे, ये हमने दो डिस्कस कर दिए हैं। एक और दो एग्जांपल और लेते हैं। देखिएगा एक एग्जांपल लेते हैं, कॉपर सल्फेट एक्वस। दिस इज वेरी कॉमन एग्जांपल अगेन। तो देखिए इसमें कैथोड रिएक्शन तो सेम होंगी, क्लियर है, लेकिन जो एनोड रिएक्शन होंगी वो हम देख लेते हैं कौन कौन कंपटीशन में आ गया है। वापस से इस बार OH माइनस कंपटीशन में है एंड कंपटीशन के अंदर OH हो सकता है, और सल्फेट अगर है तो इसके लिए हमने कोई पोटेंशियल चेंज होता हुआ नहीं देखा है, कोई ऑक्सीडेशन होता हुआ नहीं देखा है। इसलिए यहां पर क्या होने वाला है, कॉपर सल्फेट का कॉपर मिलेगा कैथोड पर तो, और एनोड पर सिर्फ O2 मिलेगा। तो क्या मैं यहां पे कह दूं कि जो सल्फेट होता है उसका ओवर पोटेंशियल ज्यादा है। जैसे यहां OH का ओवर पोटेंशियल ज्यादा था, वैसे वहां पर सल्फेट का ओवर पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए O2 मिल गया। क्लियर है। अब हमें कैसे याद रहेगा, E0 वैल्यूज भी हर बार याद नहीं रह सकती है, तो ट्रिक सीख लेते हैं आप। एनोड के लिए ही प्रॉब्लम आती है, ध्यान रखना है ClFBr, अगर ऐसे कोई भी आयंस होंगे, छोटे वाले आयंस होंगे, तो प्रेफरेबली ये पहले निकलेंगे। और सल्फेट, फॉस्फेट, ऐसे बड़े वाले आयंस, बोरेट, अगर ये अवेलेबल होंगे और कंपटीशन O2H के साथ हो रहा होगा, यानी कि O2 के साथ हो रहा होगा, तो O2 को प्रायोरिटी देनी है। तो ऐसा याद रख लेते हैं, हैलाइड्स का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो सबसे कम है, उसके बाद O का है, फिर इन फॉस्फेट्स और सल्फेट्स का है। रिपीट, सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देनी है, इनको, फिर प्रेफरेंस किसको देनी है, O2 के निकलने को, और फिर थर्ड प्रायोरिटी किसको देनी है, जो बहुत बड़े वाले आयंस हैं उनको प्रायोरिटी देनी है। ऑर्डर शुड बी लाइक दिस, बड़े वाले आयंस सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, ये वाले जब आयंस अवेलेबल होंगे तो इनको लीस्ट प्रायोरिटी पे रखना है, इनके चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी भी नहीं आएंगे, कुछ केसेस ऐसे भी जहां पे देखने को मिलता है। देखिए NaCl ब्राइन, डाइल्यूट NaCl और NaCl लिक्विड यानी मॉल्टन स्टेट, ये तीनों क्लियर हैं। इसी में मैं दो या तीन एग्जांपल्स जो और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। मैं कोशिश कर रहा हूं कि स्क्रीन पे रहें या आपके सामने बोर्ड पे रहें, सो दैट आप कंपेयर साथ साथ करते चलें, आपको देखना ना पड़े, वीडियो बैक नहीं जाना पड़े, इसलिए आई एम डूइंग दिस। अब बात कर लेते हैं AgNO3 की, एक्वस। तो क्लियर है सभी को, कैथोड पर तो दो ही रिएक्शन हो सकती है, कौन कौन सी प्यारे बच्चों, Ag प्लस रिड्यूस हो रहा है Ag में, और साथ में H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन H2 में, एंड एज वी नो Ag के लिए 0.80 वैल्यू होती है, इसलिए हमें करेक्ट रखना है ये सिस्टम कि Ag ही मिलेगा। ऑन द अदर हैंड एनोड पर अगर हम देखते हैं तो कंपटीशन में OH था, आयन कौन कौन से अवेलेबल है, OH, एंड साथ में कौन अवेलेबल है, OH अगर होगा तो O2 मिलेगा, और साथ में अवेलेबल है नाइट्रेट। और जैसे मैंने कहा था, बड़े आयंस को हमें छोड़ देना है, लीस्ट प्रायोरिटी पे रखना है। क्लियर है ये अमी को। एनायंस के लिए तो फंडा क्लियर है, कैटायंस के लिए देख लेते हैं। देखिएगा H प्लस बहुत अच्छा प्रायोरिटी में रहेगा डिस्चार्ज होने के लिए, एक, और मान लीजिए सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ऐसे कुछ ले रखे अपन ने, और तीसरे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। इन तीन कैटेगरीज में सबसे पहले कौन प्रेफरेंशियली एब्जॉर्ब, सबसे पहले कौन रिड्यूस होगा, ये वाले आयंस, उसके बाद सेकंड ये, और थर्ड ये, क्योंकि ये तो अगर बन भी गए तो ये फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिलीज कर दिया करेंगे, तो यहां पर इससे हमेशा हाइड्रोजन मिला करेगी। कैटायंस के लिए ऑर्डर ये याद रखना है, एनायंस के लिए ऑर्डर याद रखना है, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये भी क्लियर है सभी को, AgNO3 के केस में हमें O2 मिलेगा और कैथोड पर Ag मिलेगा। इसी में हमने दो फैक्टर्स क्लियर कर लिए हैं कि फर्स्ट फैक्टर जो हम डिस्कस कर रहे थे कि नेचर पे डिपेंड करता है, कंपटीशन कैसे क्लियर कर रहा है, कैथोड एनोड से क्लियर हो गई दोनों बातें। और दूसरी बात अपन इसी में करना चाह रहे थे कि E0 वैल्यूज भी डिसाइड कर रही थी। अब बात करते हैं, अगर H2SO4 हमने लिया और कंसंट्रेटेड लिया, कितना कंसंट्रेटेड था, 50%, और इसमें प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के साथ बहुत लंबे टाइम तक अगर हमने करंट पास किया, देखिए नेचर ऑफ अमाउंट ऑफ करंट पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो देखिए कैथोड की रिएक्शन तो क्लियर है, क्योंकि इसमें सल्फेट है, उसको देखना है हमें, और हाइड्रोजन ही है सिर्फ, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। तो हाइड्रोजन सीधा सीधा रिड्यूस होके H2 बना लेगा। मगर एनोड की रिएक्शन देख लेते हैं, पानी था लेकिन कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी सल्फेट ज्यादा है, और जब सल्फेट ज्यादा है तो क्या होगा ये डिस्कस करना था। तो कंसंट्रेशन भी डिपेंड कर रही है और
जो करंट प्रोड्यूस करे ज्यादा देर तक, उसका भी इफेक्ट आ रहा है। तो एनोड पर उस केस में क्या होगा, सल्फेट आयन इस तरह से S2AA2- प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर करंट लॉन्गर ड्यूरेशन तक पास किया और कंसंट्रेटेड लिया है। और देखिएगा फिर H2S2O8 ये जो होता है ये आयन है मार्शल एसिड का, ये फिर रिड्यूस होगा SO4 प्लस वाटर से रिएक्ट होगा और बना लेगा ये H2SO5 प्लस SO4 ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये दिस इज कैरोज एसिड, ये इसमें कन्वर्ट होता है और ये कैरोज एसिड फिर से पानी में मिलता है। और ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया है ये, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ H2O2 की रिएक्शन है। 50% of concentrated H2SO4 is electrolyzed for a longer duration, then hydrogen peroxide is obtained, commercial preparation H2O2 का है ये, हाइड्रोजन चैप्टर में भी था और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हमें ध्यान रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बोर्ड में हो सकता है ये वाली रिएक्शन ना आए, बोर्ड में बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं डिस्कस कर रहा था, लेकिन करंट के अमाउंट पर और कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, ये हमने इस एग्जांपल से सीखा। अब क्वेश्चन अराइजेस, अटैकिंग इलेक्ट्रोड अगर हो तो क्या होगा। अब तक हमने जितने भी एग्जांपल्स पढ़े उनमें नॉन अटैकिंग इलेक्ट्रोड प्लैटिनम ली गई थी हमने। अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि अगर अटैकिंग इलेक्ट्रोड हो तो ऐसा क्या चेंज आ जाएगा। दैट मींस अगर किसी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में इलेक्ट्रोड खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लग जाए तो व्हाट विल हैपन। AgNO3 प्लैटिनम के साथ लिया तो क्लियर था, जो कैथोड पर रिएक्शन हो रही थी वो सिंपल रिडक्शन था किसका, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू Ag, और जो एनोड पर रिएक्शन हो रही थी उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि एक्वस लिया हुआ है ये हमने। तो कौन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, OH, एंड विल चेंज टू H2O प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने एक्वस प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के केस में देखा। लेकिन यही AgNO3 एक्वस अगर लिया जाए Ag इलेक्ट्रोड्स के साथ, तो ये मेटलर्जी की बात हो रही है। अब मेटलर्जी में छोटी क्लास 10th 11th 12th में हमने पढ़ा हुआ है, छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि मेटलर्जी में एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, वो इसी फिनोमेना पर बेस करता है। अगर अटैकिंग इलेक्ट्रोड होगी तो क्या होगा, कैथोड पर तो वही होगा जो मंजूरे E0 होगा, वही चीज चलेगी सेम, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो एनोड पर रिएक्शन होगी वो डिफरेंट है, इस बार Ag खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर अटैकिंग इलेक्ट्रोड ली है तो एनोड पर यू कैन नॉट कंसिडर एनी एनायन रिएक्शन, यू हैव टू कंसिडर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल इटसेल्फ। इस तरह से ये रिएक्शन होगी और ऐसा मान लीजिए ये इस तरह का एक प्रोसेस हो रहा है। ये आपने एक इम्प्योर मेटल रॉड ले ली है, ये सिल्वर की बनी हुई है, ये भी सिल्वर वायर है, ये सिल्वर वायर प्योर है और ये इम्प्योर है। ये जो इम्प्योर लिया हुआ है आपने, और याद रखना है जो सर आपको पढ़ा रहे हैं मनीष सर, उनके गुरुजी का नाम है पीसी। क्या नाम है, पीसी जैन। तो पीसी से याद रखना है प्योर कैथोड। प्योर हमेशा क्या लेके आने रखनी है हमें, कैथोड। कैथोड पर कौन आने वाला है, केटायन। और एनोड हमेशा कैसी होगी प्यारे बच्चों, इम्प्योर। तो देखिए क्या होगा, इस एनोड से सिल्वर आयन पानी में आएंगे और धीरे धीरे ये सिल्वर आयन आ गया यहां पर, और इसके ऊपर ये सिल्वर आयन सिल्वर बनके डिपॉजिट होते चले जाएंगे। सो व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम, ये जो आपने इम्प्योर ली थी वो छोटू मोटू रह जाएगी और जो प्योर कैथोड थी वो एक थिक रॉड में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर इसके पास कुछ इम्प्योरिटीज थी तो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी, उन्हीं को अपन बोलते हैं एनोड मड, यानी कि एनोड का कचरा, इम्प्योरिटी। और इस तरह से ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कंफर्म्ड होता है अटैकिंग इलेक्ट्रॉन के केस में। अगर इलेक्ट्रॉड खुद पार्टिसिपेट कर रही है तो कैथोड और एनोड पर सिर्फ रिवर्स रिएक्शन होती है एंड Ag आयन या जो भी आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसकी कंसेंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कंसेंट्रेशन ऑफ Ag आयन होती है दैट रिमेन सेम, राइट, अटैकिंग इलेक्ट्रॉड्स के केस में। अगर नॉन अटैकिंग इलेक्ट्रोड प्लेटिनम जैसी रॉड है तो जो रिएक्शन हम पढ़ रहे थे वही है।
एक एग्जांपल और ले लेते हैं ऐसा अटैकिंग इलेक्ट्रोड्स का। एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दे रखे हैं, जो कॉम्पिटिटिव में आते हैं, ये टॉपिक इट इज सपोज टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, लेकिन हमने इसको कुछ शॉर्टकट तरीके से, कुछ सिस्टम से पढ़ने की कोशिश की है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट एक्वस, और इस बार हमने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ली एक बार, और दूसरा केस कॉपर सल्फेट एक्वस विद हमने इस बार कॉपर की ही इलेक्ट्रोड ले ली। तो बिल्कुल क्लियर है कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी। कैथोड पर रिएक्शन होगी कॉपर आयन एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कॉपर, और एनोड पर रिएक्शन कौन सी होगी, कंपटीशन में था सल्फेट और OH। ये हम याद कर चुके हैं अब तक, बार बार डिफाइन करके कि हर बार OH ही रेस जीतेगा एंड O2 मिल जाएगा। लेकिन अगर कॉपर सल्फेट ली है तो क्या होगा, आंसर है कैथोड पर तो वही होगा जो मंजूर E0 होगा, लेकिन एनोड पर अटैकिंग इलेक्ट्रोड के केस में सिर्फ और सिर्फ वही रिएक्शन, कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इनटू दिस। ये भी प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर के लिए काम में लिया जा सकता है। सो 4 फैक्टर से स्टार्ट किया था बात। डिपेंडेंस नेचर पे कर रहा था, कंसंट्रेशन पे कर रहा था, अमाउंट ऑफ करंट पे डिपेंड कर रहा था, और नेचर ऑफ अटैकिंग इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड कर रहा था। इन एग्जांपल्स को देखिएगा और डेफिनेटली ये इस चैप्टर का आपको सबसे आसान पार्ट लगने लगेगा। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, वो जरूर कीजिएगा।